किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वो खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। ग्वारपाठा की उन्नत तकनीक से खेती करके कमाएं अच्छी आय। अगेती आलू की फसल से अधिक उपज लेने के उपाय। हमारे प्रदेश के किसानों का रुझान औषधीय फसलों की खेती की ओर तेजी से बढ़ रहा है और इन औषधीय फसलों के अंतर्गत बात करें ग्वारपाठा या एलोवेरा की, तो इसकी खेती प्रदेश में बहुत किसान भाई करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं। तो आप इसकी उन्नत खेती कैसे करें, आइए जानते हैं प्रोफेसर टीवी कटीमनी से। एलोवेरा, घृतकुमारी, ग्वारपाठा हमारे देश का अनादिकाल का सस्य है। आयुर्वेद में इसका प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाता है। अभी आधुनिक संदर्भ में इसका उपयोग ज़्यादा बढ़ने लगा है, क्योंकि औषध में इसका उपयोग होने लगा है, कॉस्मेटिक्स में इसका उपयोग होने लगा है, सिर के शैम्पू में इसका उपयोग होने लगा है, फेस पैक में इसका उपयोग होने लगा है, पेट को साफ करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। इसके बहुत सारे इससे ज्यादा उपयोग है। भारत में एलोवेरा की बहुत सारी किस्में विकसित नहीं हुई है, फिर भी IC 111271, IC 111280, IC 111269 और IC 111273 और सिमसीतल L123 आदि किस्मों का व्यावसायिक तौर पर उत्पादन किया जा सकता है। कैसी जमीन होनी चाहिए, मैं अभी इस समय में बोलना चाहूँ, कैसी जमीन होनी चाहिए वो जरूरत ही नहीं, कैसे भी जमीन हो वहाँ ये ग्वारपाठा आपको मिलेगा। इसका फायदा आप उठाइए। और ये रेतीला है और जो आप डालिए वो यहाँ पैदा होता है। इसका फायदा हमको उठाना चाहिए। ग्वारपाठा को लगाने का बहुत सिंपल तरीका ये है, हम जमीन को थोड़ा लूज करने के बाद, इनको थोड़ा भुरभरा करने के बाद। किसान भाइयों, एलोवेरा से अच्छी उपज के लिए खेत को तैयार करते समय 10 से 15 टन सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करनी चाहिए। इस फसल को रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है, इसलिए आप यूरिया 110 किलोग्राम, सिंगल सुपर फॉस्फेट 155 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 42 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय उपयोग करें। किसान भाइयों, एलोवेरा की रोपाई का सबसे उपयुक्त समय जुलाई और अगस्त है, लेकिन सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में हम सालों भर इसकी रोपाई कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर जाड़े में कड़ाके की ठंड पड़ रही हो तब इसकी रोपाई नहीं करनी चाहिए। एलोवेरा को, ग्वारपाठा को लगाने के लिए, उसकी कृषि करने के लिए हमको जंगल को काटने की जरूरत नहीं है, हमको पेड़ पौधों को काटने की जरूरत नहीं है। जहां जगह मिले, वो छांव में हो, धूप में हो, वो पानी में हो या अकाल में हो, ये उगेगा ही उगेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जहां चाहे इसकी कृषि हम कर सकते हैं। हम उसके छोटे छोटे जो सस्य निकलते हैं,
शक्कर निकलते हैं को लगाने का बहुत सिंपल तरीका ये है। हम क्या करेंगे, एक दो सस्यों के बीच में 1 फीट होना चाहिए, लेफ्ट में भी 1 फीट होना चाहिए, सामने भी 1 फीट होना चाहिए और पीछे भी 1 फीट होना चाहिए, जिससे वो आसानी से फैल जाएगा। जो हम खाली जगह छोड़ रहे हैं 1 एकड़ 2 एकड़, हर किसान 2-2 एकड़ इसको डालेंगे, 100 किसान 200 किसान डालेंगे तो 1000 एकड़ इसमें हो जाएगा। ग्वारपाठा की खेती करना बहुत सरल है, सहज है, क्योंकि इसको ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए, केवल इसको नमी बरकरार रखे। नमी बरकरार रखने के लिए कभी जहां पानी की जरूरत है वहां पानी देते रहेंगे, बहुत ज्यादा सिंचाई की इसको जरूरत नहीं है। ये ग्वारपाठ की जड़ों को रक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा इसकी जड़ें बाहर आएंगी। ये इसकी जड़ों को बाहर आने से रोकने के लिए हमको मिट्टी चढ़ाना होता है। साथ साथ में इसका बार बार हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बार बार इसमें हाथ चलाने की जरूरत नहीं है, और घूमते घामते हम उसकी जो खरपतवार निकालते रहेंगे, हम उसको देखते रहे। खरपतवार नहीं आएगा तो फसल बहुत अच्छी होगी और उत्पाद ज्यादा होगा। किसान भाइयों, रोपाई के 10 से 15 महीनों में पत्तियां पूर्ण विकसित और कटाई के योग्य हो जाती हैं। पौधे की ऊपरी नई पत्तियों की कटाई ना करें। निचली और पुरानी 3 से 4 पत्तियों को पहले काटना चाहिए। इसके बाद लगभग 45 दिन बाद दोबारा 3 से 4 निचली पुरानी पत्तियों की कटाई करें। इस प्रकार ये प्रक्रिया 3 से 4 साल तक दोहराई जा सकती है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से लगभग हर साल 50 से 60 टन ताजी पत्तियों की प्राप्ति होती है। एक बार हमने लगा दिया, उसके बाद आप ये कामधेनु है, आप इसको इससे लाभ उठाते जाओ, मुनाफा उठाते। मैं अपने किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूं, इस पर आप ध्यान दें। हम सब मिलकर आपकी ट्रेनिंग, आपकी तरबियत देने को तैयार हैं। मार्केटिंग रेडी करने को मैं तैयार हूं, ICT का। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे जिन किसान भाइयों ने अगेती आलू की फसल लगाई है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है। इसकी आगे भी अच्छी बढ़वार हो और आने वाले दिनों में फसल में गुणवत्ता युक्त अधिक आलू की पैदावार मिले, इसके लिए आपको फसल में इस समय कौन कौन से कार्यों को करना चाहिए, इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। भारत में आलू का उत्पादन मुख्यतः सब्जी के लिए किया जाता है। यहाँ कुल उत्पादन का करीबन 90% सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इससे अच्छे प्रकार का स्टार्च और अच्छा प्रोटीन भी मिलता है। लेकिन इस फसल से अच्छी उपज किसानों को तभी मिलती है जब वह फसल का प्रबंधन उचित समय पर करते हैं। तो हमारे जिन किसान भाइयों ने अगेती आलू की बुआई कर दी है और उनकी फसल में खरपतवारों की समस्या देखने में आ रही है, तो वह बुआई के 7 दिनों के अंदर आधा किलोग्राम सिमेजिन 50 WP का 700 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर फसल में छिड़काव कर दें। और यदि आपने खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं किया है तो आप निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवार मुक्त कर दें। किसान भाइयों, आलू की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 1 सप्ताह बाद करनी चाहिए और उसके बाद प्रत्येक 8 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। ध्यान ये रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक सिंचाई में पानी आधी मेड़ तक ही देना चाहिए। आलू की फसल में जहां तक उर्वरक प्रबंधन की बात है, तो फसल में उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर ही करना चाहिए।
लेकिन हमारे जो किसान भाई किन्हीं कारणवश मृदा परीक्षण नहीं करवा पाते हैं, तो वह 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और 250 किलोग्राम यूरिया, 180 किलोग्राम DAP और 170 किलोग्राम MOP का प्रयोग करें, जिसमें यूरिया की 125 किलोग्राम और अन्य खाद्य उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय दें और शेष बची यूरिया की 125 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग आप 30 से 35 दिन की खड़ी फसल में करें, जिससे आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, आलू की फसल में अगेती झुलसा रोग का प्रकोप काफी देखने में आता है, जो अल्टरनेरिया कवक द्वारा फैलता है। इस रोग के लक्षण शुरुआत में पौधे की निचली पत्तियों पर छोटे गोल से अंडाकार भूरे धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं और इस रोग से प्रभावित कंदों पर दबे हुए धब्बे तथा नीचे का गूदा भूरा और शुष्क हो जाता है। इसलिए इस रोग की रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम या डायमिथोएट 1.5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, आलू की फसल में पत्ती सिकुड़न, जिसे लीफ कर्ल रोग के नाम से जाना जाता है, काफी देखने में आता है। यह एक विषाणु जनित रोग है, जिसे सफेद मक्खी कीट द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाया जाता है। इस रोग से ग्रसित पौधों की बढ़वार रुक जाती है और उनकी पत्तियां छोटी नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। यदि किसान भाइयों इस रोग के लक्षण खड़ी फसल में दिखाई दे रहे हैं, तो आप रोग ग्रस्त पौधे को उखाड़कर नष्ट कर दें और इसके अलावा इस रोग को फैलाने वाले कीट के नियंत्रण के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें। किसान भाइयों, यदि इस रोग का प्रकोप फसल में ज्यादा देखने में आ रहा है, तो आप इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर नियंत्रण पा लेंगे। इस तरह किसान भाइयों, आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि अगेती आलू फसल का प्रबंधन करते हैं, तो आपको बुआई के 75 से 85 दिनों में औसतन 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज मिल सकती है। हमारे राज्य में मेथी की खेती हरी सब्जी और दाने दोनों के लिए किया करते हैं, लेकिन जो किसान दाने के लिए मेथी की खेती करना चाहते हैं, वह इसकी उन्नतशील प्रजातियों का चयन कर मेथी की बुआई करके अधिक उपज ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं मेथी की उन्नत खेती के बारे में डॉक्टर विजय कुमार यादव से। मेथी की खेती के बारे में हम बात करते हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि इसके लिए हमको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। किसान भाइयों, मेथी की खेती से अधिक उपज मिले, इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप क्षेत्र के अनुसार उन्नत किस्मों का चयन कर बुआई करें। परंतु मेथी की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं। बहुत ही उन्नत किस्में विकसित हो चुकी हैं और अगर किसान भाई इसका इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें उत्पादन भी अच्छा मिलता है। इन उन्नत किस्मों के आपको नाम बताता हूँ। लाम सिलेक्शन 1 के नाम से आती है, RMT 1, RMT 143 है और पूसा कसूरी। इस तरह की कुछ किस्में हैं जो कि उन्नतशील किस्में हैं और इसमें आपको उत्पादन अच्छा मिलता है। मेथी की फसल से अधिक पैदावार लेने में खेत की तैयारी और खाद व उर्वरकों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसके लिए किसान कौन सी खाद व उर्वरक ले और कितनी मात्रा में खेत में डाले, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं। मेथी की खेती के लिए किसान भाई जो है उचित जल निकास वाली जो रेतीली दोमट मिट्टी है उस तरह की भूमि का चयन करें, क्योंकि जहाँ पे भी जल निकास अच्छा होगा वहाँ पे आपके पौधे भी स्वस्थ रहेंगे और उनकी बढ़वार भी अच्छे से हो पाएगी। जो आप चयन कर रहे हैं वहाँ का pH मान भी जो करीब 6 से 7 हो। हमको पुराने जो हमारे फसल के अवशेष बचे हुए हैं पहले आप उनको निकाल दें, फिर भूमि को 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर या देसी हल के माध्यम से करने के पश्चात
किसान भाई उसमें पाटा लगा दें। जब हम मिट्टी तैयार कर लेते हैं, खेत की तैयारी कर लेते हैं, तो हमको खाद और उर्वरक भी देने की ज़रूरत पड़ती है। आप खाद के रूप में अच्छे सड़े गोबर की जो खाद है 100 से 150 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करें। मेथी की फसल जो है एक दलहनी फसल है। दलहनी फसल है इसलिए इसमें नत्रजन की मात्रा जो है हम लोगों को बहुत अधिक डालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में हमको नत्रजन जो है 20 किलो, फास्फोरस जो है 40 से 50 किलो और जो पोटास की मात्रा है वो आप 20 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देंगे। तो नत्रजन की जो मात्रा है वो हम बुआई के समय आधी देते हैं, जबकि फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा हम शुरुआत में दे देते हैं। और जो बची हुई नत्रजन की मात्रा है वो किसान भाई जब भी अपने खेत में मेथी की फसल की कटाई करते हैं तब उस कटाई के पश्चात आप बची हुई शेष मात्रा का छिड़काव के द्वारा आप दे सकते हैं। अब किसान भाई को बुआई किस तरह से करनी है? वैसे तो मेथी की बुआई छिटकवा विधि से भी लोग करते हैं और कतार में भी करते हैं, लेकिन अगर आप कतार में बोनी करेंगे तो आप उससे आपके बीज दर जो है वो भी कम लगेगी और उत्पादन भी हमको अच्छा मिलता है। अगर हम कतार से कतार की बोनी करते हैं तो हमको 25 से 30 किलो जो है बीज लगभग लगता है। और अगर छिड़काव विधि द्वारा किसी किसान भाई ने बीज की बुआई करना है तो उसमें बीज की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, वो लगभग 35 किलो के आसपास लगती है। किसान भाइयों, मेथी की फसल को कीट व रोगों के प्रकोप से बचाव का सबसे सस्ता व अच्छा उपाय है बीजोपचार। तो इसके लिए कार्बेंडाजिम दवा 3 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। बोनी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी फसल की बुआई है उसके लिए कतार से कतार के बीच जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर रखें एवं जो पौध से पौध की दूरी है वो लगभग 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। और बीज भी बहुत अधिक गहराई पे नहीं बोना चाहिए, 4 से 5 सेंटीमीटर जो है उपयुक्त है। आप उससे ज़्यादा अगर गहरा बोएंगे तो फिर बुआई के बाद उसके बीज के अंकुरण में दिक्कत आती है। किसान भाइयों, मेथी की बुआई के बाद कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस हेतु सुझाव के लिए आइए मिलते हैं। अब जब हम अपनी फसल की बुआई कर देते हैं तब हमारी फसल में एक सबसे अधिक समस्या आती है। अन्य खरपतवार के पौधे भी होते हैं जो उगते हैं हमारी फसल के साथ ही आते हैं, उनका नियंत्रण हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। तो किसान भाई देखते हैं पहली निदाई गुड़ाई आप 25 दिन पे करें और उसके 15 दिन के अंतराल के बाद आप दूसरी, और इस तरह से खेत में खरपतवार की उपस्थिति के हिसाब से हर 15 दिन के अंतराल पे आप चाहें तो खरपतवार का नियंत्रण कर सकते। कि हमको सिंचाई पे भी विशेष ध्यान देना है। तो मेथी की खेत में आपको हल्की सिंचाई देनी है, बहुत अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपने अधिक सिंचाई दे दी और जल भराव की स्थिति आती है तो वहाँ आपके पौधे भी पीले हो जाएंगे और खेत में बढ़वार भी रुक जाती है। तो किसान भाई जो है खेतों में हल्की सिंचाई करें। तो इस तरह से आप मेथी की खेती कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी ये खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आपके मुद्दे। आप कहे थे कि करो बेरोजगार हो, किसको रोजगार देंगे? रोजगार कहाँ गया? आपके सवाल। ये काफिला किसका है रे? आपके जवाब। ट्रेन तो चला सकते थे, उनके हाथ में तो पूरी चीजें थी, लेकिन वो चलाए नहीं। बिहार कहेगा अब अपनी बात भैया जी के साथ। देखते रहिए सोमवार से शुक्रवार शाम 5:45 पर सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है।
क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसानों को तैयार सब्जियों की तुड़ाई तथा अन्य कृषि कार्य करते समय सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग करने, उचित अंतराल पर साबुन से हाथ धोने तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। अगेती रबी फसलों की बुआई के लिए खेत की जुताई करने के तुरंत बाद पाटा अवश्य लगाएं ताकि मृदा में नमी की कमी न हो। फसलों और सब्जियों की बुआई से पहले पूरी तरह खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद का उपयोग करें क्योंकि यह मिट्टी की भौतिक एवं जैविक गुणों में सुधार करता है और मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कपास में चुनाई टिंडे खिलने पर शुरू करें। कपास में न्यूनतम नमी 8% बनाए रखें। नींबू वर्गीय फलों को गिरने से रोकने के लिए 2,4-D सोडियम नमक 5 ग्राम 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। नींबू वर्गीय पौधों में जिंक की कमी होने पर पौधों को 0.3% जिंक के साथ स्प्रे करें। डेयरी पशुओं के बछड़े बछड़ियों को परजीवियों से बचाने के लिए डीवर्मिंग करें। बाह्य परजीवियों के नियंत्रण के लिए जानवरों के पूरे शरीर पर ब्यूटॉक्स या क्लीनर 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के साथ उपयोग करें। दवाओं के उपयोग के समय पशु के मुंह पर मस्कारा बांधें। मच्छरों और अन्य कीड़ों से बचाव के लिए मवेशियों के सेट पर नीम का धुआं करें। पशुओं को आहार या पानी के साथ 50-60 ग्राम नमक देना चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव महुआ, जिला भरतपुर से बद्री नारायण जी ने। आप सरसों की फसल में लगने वाली आरा मक्खी कीट की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो बद्री नारायण जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी के साथ आज हम सरसों के खेती में और उसके प्रबंधन के बारे में बात करेंगे, जो कि जिससे कि हमको अच्छी उपज की प्राप्ति हो सके। इसमें बहुत सारे किसान अभी लगा चुके होंगे सरसों को और कुछ किसान जो है इसको लगाएंगे। जो इसमें जो समस्या आती है, जो आरा मक्खी है, मस्टर्ड सॉफ्ट फ्लाई, जो फसल का शुरुआती अवस्था होता है उस समय में ये सबसे ज़्यादा नुकसान क्षति हमको हमारे फसलों को पहुँचाती है। आरा मक्खी कीट का धड़ नारंगी, सिर व पैर काले रंग तथा पंखों का रंग धुएं जैसा होता है। सुंडियों का रंग गहरा हरा होता है, जिनके ऊपरी भाग पर काले धब्बों की 3 कतारें होती हैं। पूर्ण विकसित सुंडियों की लंबाई 1.5 से 2.0 सेंटीमीटर तक होती है। इस कीड़े की सुंडियां इन फसलों के उगते ही पत्तों को काट काट कर खा जाती हैं। इस कीड़े का अधिक प्रकोप सरसों में होता है। अधिक आक्रमण के समय सुंडियां तने की छाल तक भी खा जाती हैं। ये इसका प्रभाव आपको जनरली जो लगाने से 3 से 4 सप्ताह के बीच का जब फसल होता है, अवस्था होता है, उस समय में सबसे अधिक होता है। तो उस समय में इसका नियंत्रण आवश्यक होता है। नियंत्रण करने के लिए हमारे पास 3 जो तरीके हैं, उसमें कल्चरल मेथड है, बायोलॉजिकल है और रासायनिक है, केमिकल मेथड है। तो शुरुआती अवस्था में ही हम फसलों में खरपतवार को नियंत्रित रखें और इसके प्रभाव से बच सकते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा है, इसमें जो पहली सिंचाई है वो तुरंत नहीं देनी चाहिए। जब ये 3 से 4 वीक का हो जाए उसी वक्त इसमें पहली सिंचाई देते हैं, तो इससे आप मतलब उस वक्त फिर बच सकते हैं। गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करें। कम संख्या में सुंडियां हो तो उन्हें पकड़कर नष्ट कर दें। फसल की सिंचाई समय पर करें, जिससे कीड़े की सुंडियां पानी में डूबकर मर जाती हैं। फसल में इस कीड़े का अधिक प्रकोप होने पर
20 लीटर गौमूत्र में नीम की पत्ती का काढ़ा मिलाकर 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। बहुत बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए आप जो प्रीडेटर्स जो है हम जैविक जो नियंत्रण इसमें हम कर सकते हैं वो है प्रीडेटर्स हमारे पास हों जो कि उस कीट को उसको खा सकें, उसके लार्वी को खाते हों, ऐसे प्रीडेटर्स का हम व्यवहार कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में जो हम बतलाएंगे, और जब कोई किसी तरह से नहीं बच पा रहे हैं तब रासायनिक आप नियंत्रण इस कीट का करें, और जो इंसेक्टिसाइड है उसका इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। उसमें मालाथियन जो है 50 EC इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास क्विनोलफॉस 35 EC या फिर आप क्लोरपायरीफॉस इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग ये जो क्विनोलफॉस और ये सब की जो मात्रा होगी वो 600 से 700 ml प्रति हेक्टेयर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। पानी में मिक्स करके आप इसका स्प्रे कर सकते हैं और इससे बचाव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस आरा मक्खी से जो सॉफ्ट फ्लाई से, मस्टर्ड सॉफ्ट फ्लाई से हम बच सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-राजस्थान@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-4192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि